बीसीसी नॉलेज हब में आपका स्वागत है। हमने कार्बन एवं उसके यौगिक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखने वाले हैं कि इसकी अभ्यास कैसे करना है, यानी कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कितने सह संयोजक बंध हैं, यानी कि कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एथेन लिखा है तो आपको पता है कि C2H6 है। अब इस C2H6 का पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो C2H6 में मतलब हो गया कि कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन। आपको मैंने जैसे सिखाया था 2 कार्बन बना दीजिए। अब ये हाइड्रोजन को बराबर से बांट दीजिए, 3 इधर दे दो, 3 इधर दे दो और ये आपके हाइड्रोजन लग गए। अब ये हाइड्रोजन लगने के बाद आप ध्यान दीजिए कि क्या कार्बन को और ज़रूरत है किसी और से जुड़ने की या किसी और हाथ की ज़रूरत है, यानी कि कार्बन के दोनों ही कार्बन के चारों हाथ खुले हुए हैं, इसके भी कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सेकंड। इसका मतलब कि ये संयोजकताएं पूरी हो गई हैं, किसी प्रकार की डबल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह का क्या है आपका एल्केन है, या इसको हम क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। ठीक है, एक तरह का एल्केन है। तो कितने बंद आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 7 इसके बीच में। तो इसमें कितने 7 सह संयोजक बंद है, एक कार्बन कार्बन के बीच में और बाकी हाइड्रोजन के बीच में। तो आपका कौन सा आंसर सही हो गया, बी वाला। नेक्स्ट है कि ब्यूटेनॉन चर्तु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूट नाम से ही चल रहा है, आपको मैंने सिखाया था ब्यूटेनॉन। इसमें आपको प्रकारात्मक समूह पूछा जा रहा है। ओन से ही लग रहा है कि इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ये अलग ग्रुप है। इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो देख भी अगर आपको चेक करना हो तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गया। ठीक है, और ब्यूटेनॉन मतलब कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ पर भी आपके कितने हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन्स लगे होंगे, और कहीं ना कहीं एक जगह कीटोन ग्रुप इसमें लगा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं देख के अपने बुक में। और इसमें बेसिकली पूछा गया है कि कौन सा ग्रुप होगा, तो हमारा कौन सा होगा, कीटोन ग्रुप होगा। इसमें कौन सा, कीटोन ग्रुप होगा। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह पका नहीं है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो देखिए आपको बताया था कि अगर ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण जो है ये पीला काला धुआं जैसा आपको दिखाई देगा, जो कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो उत्तर जो है इसका बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। CH3Cl है, आप पहले कार्बन बना लीजिए, इसके 3 हाथ से आपके हाइड्रोजन जुड़ गए, ये हो गया आपका CH3, Cl भी से जुड़ा हुआ है। तो Cl और CH3 सभी जो है वो हमेशा सह संयोजक आबंध से ही जुड़े हुए हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। टोटल 4 कोवैलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई गई है। सबसे पहला आपका है एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड जो है आपका है, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला हमको पता है कि किस प्रकार से होता है। ये आपका 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे एसिटिक एसिड, और यहाँ पे इस प्रकार से COOH। तो ये एथेनोइक एसिड का देखिए फार्मूला है। हम ज़्यादा सर्किल डायग्राम तो नहीं बना रहे हैं, बट आपको इलेक्ट्रॉन से दिखा दे रहा हूँ मैं कि कहाँ कहाँ पे आप प्रॉपर सर्किल उसके बाद बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे, और इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा, और बॉन्ड्स को हटा के हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका कार्बन है, यहाँ पे बीच में आ गया। कार्बन से कौन कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, 1 2 3। पहले कार्बन की बात कर रहे हैं, आगे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज है। मान लीजिए कि ये जो कार्बन हमारा पहला नंबर वाला कार्बन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे। ठीक है, किससे किए होंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने रख दिया, किसके लिए, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 हैं। इसके कार्बन के कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक इसने यहाँ पे रख दिया, एक इसने यहाँ पे रख दिया, ये हो गए। चौथा इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे रख दिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारे बारी आई किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स रख दिए एक, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये दूसरे कार्बन की बात करेंगे अब, ठीक है। तो दूसरे कार्बन ने भी क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन वो शेयर किए होंगे। तो जो दूसरे कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसमें से उसने एक यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये देखिए कि ये वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए आपके एक साइड का। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके आगे वाला जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे शेयर करने वाला है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। एक उसने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है। अब देखिए इससे ऊपर जो है यहाँ पे ये ऑक्सीजन आपकी हो गई, एक ऑक्सीजन आपकी यहाँ पे है और उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। चलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को रखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो कार्बन सेकंड वाली है, इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन से जोड़ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली ऑक्सीजन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाली ऑक्सीजन को देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी शेष बचा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए कि होगा क्या कि ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑक्सीजन की आप देखते हैं कि इसकी ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक 8 होता है, मतलब कि इसके 2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की समझौता की ज़रूरत होती है, ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारा कार्बन जो है वो ऊपर वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड इसीलिए दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। डबल बॉन्ड क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ऊपर वाली ऑक्सीजन के पास पहले से जो इलेक्ट्रॉन होगी यहाँ पे शेयर करके ये इसकी वैलेंस शेल कंप्लीट होगी। मतलब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने, 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 होते हैं, समझ लीजिए कि 2 3 4 बचेगा, 2 इसने शेयरिंग में डाल दिया। टोटल ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8 हो गए। इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। अब सेकंड वाली ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये वाली, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए शेयरिंग, चूँकि ये कार्बन अपने सारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, एक इधर, एक यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात इसके बाद अभी इलेक्ट्रॉन बचे नहीं हैं। तो अभी ऑक्सीजन क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किया है और एक इलेक्ट्रॉन ये जो है वो यहाँ शेयर कर देगा, किससे, हाइड्रोजन से। ये अपना एक हाइड्रोजन दे देगा। तो इस प्रकार से अब देखिए सारे इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और ये पूरी संरचना आपकी बन जाती है। आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये पोर्शन हाइड्रोजन के पास, तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, चलो तुम निकलो। तुम्हारे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, चलो तुम भी जाओ। इनके पास भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, चलो। अब इस कार्बन के पास देखिएगा यहाँ से लेके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन के पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, चलो तुम भी जाओ। ये नेक्स्ट देखेंगे कि इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, 4 ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 ये पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे एक और होना चाहिए ना, ऑक्सीजन ने शेयर किया था, तो ये पूरे 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन के, इस हाइड्रोजन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और इसी प्रकार से आगे देखेंगे ये वाले ऑक्सीजन के पास भी पूरे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि 2 शेयर करता है और बाकी अपने पास रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जितने भी एटम्स हैं सबके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक है, सॉरी, ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इसके पास पहले से होंगे क्योंकि उसने 2 ही शेयर किया, तो ये 8 इसके पूरे हो जाते हैं। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल एथेनोइक एसिड का। टफ नहीं था बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अगर आप ये स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको ये इजी गोइंग हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोपेनोन दिया हुआ है। प्रोपेनोन को जब आप देखेंगे तो प्रोपेनोन भी इसी प्रकार से थोड़ा टेक्निक से आप बना सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोपेनोन का आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलिए प्रोपेनोन का देखते हैं किस हिसाब से करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि प्रोपेनोन जैसे हमने उसका फार्मूला लिखा था उस हिसाब से प्रोपेनोन का भी फार्मूला लिख लेंगे। तो प्रोपेनोन में देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, उसके बाद यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद एक जगह कीटोनिक ग्रुप है इसका, बाकी सब जगह हाइड्रोजन है। अब देखिए सारे कार्बन सब
सबकी बॉन्ड्स जो है कंप्लीट है। आप देखेंगे कि जो हमने बनाया अभी, इसी आधार पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जा सकता है। सबसे पहले आपका कार्बन है, देखिए इस कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ दूसरे कार्बन से समझौता के लिए इसने दे दिया। ये दूसरा कार्बन है, तो दूसरा कार्बन भी क्या करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन देगा समझौता के लिए, चलो भाई तो मेरा समझौता में ले लो। और इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन भी अपने कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो समझौता के लिए देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने दे दिया, ये हाइड्रोजन ने दिया, ये हाइड्रोजन ने दिया, ये सेल आपका इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे कार्बन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने समझौता में दे दिया है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, सामने वाले कार्बन को देगा, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है। ऊपर जो है आपका देखिए ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके साथ 2 बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन समझौता में है। यहाँ पे मैं यहाँ की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन समझौता में है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन भी देगा। ऑक्सीजन के बाद कितने बचेंगे, 4 बच जाएंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो ये जो 3rd नंबर पर आगे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन एक यहाँ समझौता में देगा, एक यहाँ देगा हाइड्रोजन को और ये हाइड्रोजन को, तो ये 3 हाइड्रोजन को मिल गए। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन समझौता में डाल देगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आप सर्कल कंप्लीट करके इसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि H2S है। H2S की बात करेंगे, सॉरी H2S भी था, मैंने पहले ही बताया उसको। H2S जो है यहाँ पे सिंपल है, सल्फ़र है, तो सल्फ़र जो होता है हमेशा, ये सल्फ़र का सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, जिसको हम 2, 8 और 6 से लिख सकते हैं, मतलब 2 वैलेंसी है सल्फ़र के पास। तो सिंपल है, सल्फ़र आपका आ गया और 2 हाइड्रोजन ग्रुप इससे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो सल्फ़र क्या करेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 समझौतों में लग देगा, 1, 2, 3, 4 इसके पास हैं। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है सल्फ़र वो समझौते में यूज़ करेगा, तो एक यहाँ पे वो यूज़ करेगा और यहाँ पे अपना हाइड्रोजन एक देगा। तो ये आपका सल्फ़र का भी 8 का सेट पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का अपना ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप H2S का बना सकते हैं। लास्ट है आपका F2, ठीक है। F2 को देखेंगे तो F2 का जो रोल नंबर परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 9 होता है। तो 9 के हिसाब से कितना हो गया, 2 और 7, मतलब एक इसमें एम्प्टी स्पेस है, एक इलेक्ट्रॉन है फ्री जो कि बॉन्ड बना सकता है। ये इजी है, आपका 2 मिलके जो है वो Ft बनाते हैं। एक ही अपना समझौता करेगा, यहाँ पे एक ही अपना समझौता करेगा, बाकी इनके पास 6 रहेंगे। इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये मिलके पूरा आपका यहाँ पे और ये मिलके यहाँ पे आपका 8 बन जाता है। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये चारों का जो आपको पूछा गया था। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। समजातीय श्रेणी में आपको बताया था कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम हो, यानी कि कार्बन की जो चेन लेंथ हो, जो हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे कि हम एल्केन की बात करें तो एल्केन क्या है, समजातीय श्रेणी में आता है। जैसे कि बात करें CH4 की, फिर किसकी बात करें C2H8 की, ठीक है। उसके बाद करें नेक्स्ट जो है आपका आएगा C3H10। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें CH2 का डिफरेंस आता है, कितने का डिफरेंस आता है, CH2 का डिफरेंस आता है। तो ये आपकी समजातीय श्रेणी हो गई, क्योंकि कंसिक्वेंस जैसे आप आगे जाते जाएंगे सिर्फ CH2 का डिफरेंस होगा। ये आप देख भी सकते हैं, मेरे लेक्चर में अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट है कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। तो देखिए एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में आपको अंतर करना हो तो आप देख भी सकते हैं, आपके सिलेबस में है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट जैसे सबसे बड़ी बात करेंगे तो आप मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में एक डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, कितना होगा, आपका जो एथेनॉल है और आपका एथेनोइक एसिड है, तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अलग होता है। जैसे कि एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया 156 के, एथेनोइक एसिड का कितना हो गया 351 के। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे कि इनका नहीं सॉरी इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 के, और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो इसका 351 और इसका 391। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं
जैसे कि केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो किसके साथ होती है किसके साथ नहीं होती। जैसे कि एथेनोइक एसिड जो है वो रिएक्शन करके जो है CO2 क्रिएट करता है आपके सोडियम के बाइकार्बोनेट कार्बन के साथ और सोडियम एसिटेट भी बनाता है। तो वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के भी डिफरेंस हैं। स्मेल करेंगे तो स्मेल में अल्कोहलिक स्मेल होती है, इसकी एसिडिक स्मेल होती है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं, आप बुक में भी अपने देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिश्रण का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिश्रण का निर्माण होता है? तो देखिए, साबुन को जल में डाला जाता है, मिश्रण का निर्माण क्यों होता है? मैंने आपको बताया था किस प्रकार से जो साबुन होता है उसमें इस प्रकार से एक लेंथ होती है, चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, और लास्ट में एक जगह सोडियम होता है जो कि प्लस होता है, बाकी जो लेंथ होती है वो हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, अगर आपको याद हो साबुन का तो CH3 COO मैंने बताया था आपको, जिसमें कि ये जो पोर्शन होता है COO वाला वो माइनस होता है, बाकी Na जो है वो प्लस में होता है। और किस प्रकार से मैंने बताया था कि वो जाके ग्रीस से आपके अटैच हो जाते हैं, तो वो आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से है वो, और वो जो है ये आपके जो ग्रीस या कोई भी ऑयली पार्टिकल है उससे अटैच हो जाते हैं और उसको मैल को निकालते हैं। आप ये लेक्चर मेरा देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से मिसल का निर्माण होता है। इसी को मिसल बोलते हैं। बाकी आपका जो एथेनॉल है वो इसका निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि एथेनॉल जो है वो पोलर नहीं है। ये आपका साबुन का जो ये है ये पोलर होता है सोडियम एसिटेट, और वो पोलर नहीं होता, इस वजह से उसमें एल्कोहल से निर्माण उसका नहीं होता, झाग का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने बताया था कि कार्बन का जो भी यौगिक हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अच्छे से जलते हैं, फ्लेम देते हैं। जैसे कि CH4 का ऑप्शन बताया था, CH4 जब भी O2 के संपर्क में आता है तो क्या CO2 बनाता है, और साथ में बहुत सारा एनर्जी और लाइट बनाता है। ये आपको बताया था, एनर्जी और लाइट बनाता है, तो इसीलिए हमेशा कार्बन के यौगिकों का इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। नेक्स्ट है कि कठोर जल को साबुन से अपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो कठोर जल को जल के अपचारित झाग के निर्माण को आपको समझाना है। तो देखिए, उसमें मैंने बताया था कि जब भी कठोर जल होता है तो हमारा जो साबुन है वो वर्क नहीं करता, तो हमेशा हम अपमार्जक का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो C17S35 ये आपका सोप हो गया। ये चेन लेंथ आपकी चेंज हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद देखेंगे कि जब आप कठोर जल, मतलब कि कठोर जल में क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, तो कठोर जल आप यहाँ पे आएगा तो रिएक्शन करता है और बनाता क्या है C17H35 COO2Mg, ठीक है, प्लस 2Na। होता क्या है यहाँ पे कि एक्चुअली यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। होता क्या है कि यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे अटैच हो जाता है इसके साथ, और सोडियम अलग हो जाता है। ये इनसॉल्युबल होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो कपड़ा धोते वक्त कभी कभी कठोर जल में हमको डिटर्जेंट यूज़ करने पर भी या सोप यूज़ करने पर भी देखा होगा कि सफ़ेद कलर का वो इनसॉल्युबल मटेरियल मिलता है, तो वो तली में बैठ जाता है। उसकी वजह है कि मैग्नीशियम यहाँ से अटैच हो जाता है कठोर जल से और सोडियम को रिप्लेस कर देता है। ये होता है फार्मूला। नेक्स्ट रहेगा आपका कि यदि आप लिटमस पेपर यानी लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपको क्या परीक्षण होगा? देखिए, जो सोप होता है आपका क्षारीय, ठीक है, यानी बेस। तो अगर आप इसकी लिटमस पेपर जांच करेंगे तो मैंने आपको जैसे कि पढ़ाया है, तो हमेशा ये लिटमस पेपर आपका रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि आप अम्ल से रेड से ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है क्षारीय प्रकृति का होता है सोप आपका, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो हाइड्रोजनीकरण मैंने आपको बताया था कि जिसमें कि जो एल्कीन या एल्काइन जो है यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ निकिल, जिसको हम एक तरह का कैटलिस्ट बोलते हैं, निकिल वगैरह का यूज़ करके, और हाइड्रोजनेशन कराते हैं। यानी कि हम ऑयल से जो है वो ऑयल से घी का निर्माण कैसे करते हैं, इसमें आप मेरे लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने अच्छे से क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया हो सकती है? तो देखिए, संकलन अभिक्रिया किसमें हो सकती है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो C3H6 आपका जो है, ठीक है, और C2H2 है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे संकलन अभिक्रिया पॉसिबल है, ठीक है, C3H6 में और C2H2 में, क्योंकि ये
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि C2H6 ये संतृप्त है, इसमें संकलन अभिक्रिया का कोई सवाल नहीं उठता है। CH4 में नहीं उठता है, C2H2 में हो सकता है, C3H6 में हो सकता है, इवन C3H8 में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कंप्लीट है ये। तो ये दोनों एल्केन है, यानी एल्कीन या एल्काइन में संकलन अभिक्रिया हो सकती है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो यहाँ मैं परीक्षण आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लेसन में आपको बहुत सारे स्टेप्स हैं जहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंसेस बताए गए हैं, तो आप उसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या रासायनिक अंतर हो सकते हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए, ये भी मैंने क्लियर करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा आपको इंट्रो दिया है और बाकी मेरे लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार से साबुन की क्रियाविधि काम करती है। वहाँ आप देख के रेफरेंस ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हमारा अभ्यास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट जल्दी करेंगे। तब तक के लिए जो लेसन पढ़ाया है इसका सभी लेक्चर्स प्लीज़ आप पढ़ें अच्छे से, समझें। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपके क्वेश्चंस में, अभ्यास में सब चीज़ों का आंसर दे पाऊँ। फिर भी कहीं से अगर कोई कमी लग गई है, आपको लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है या सही से नहीं समझा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं उसको फिर से बताने और समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।